नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज किसानों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करने वाले हैं। अटल जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भी किया जाएगा। इस योजना से आज 9 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनके खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये कार्यक्रम करीब 12 बजे होगा। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे। वहां किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को वो देखने वाले हैं। इस मौके पर पीएम के संबोधन को भी सुना जाएगा। दरअसल किसान सम्मान निधि से यूपी के 2 करोड़ किसानों को फायदा होगा। उत्तराखंड के किसानों के खातों में भी आज ये रकम ट्रांसफर की जाएगी। यूपी के किसानों की बात करें तो 4200 करोड़ रुपए उन किसानों के खाते में आज सीधे तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर आज बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में इसे मना रही है। पार्टी आज बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं आज सीएम उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से राज्य भर से 17 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी करने वाले हैं। तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी सुशासन दिवस पर 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम को हर ब्लॉक मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से देखने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुशासन दिवस के मौके पर ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस की दिशा में किए गए कार्यों का जिक्र किया है और साथ ही सीएम ने सरकार की फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम अटल आयुष्मान का भी जिक्र किया। सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में लोक सेवा प्रदान करने और वहां सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में ट्रांसफर एक्ट लागू किया, जिसके माध्यम से विभागों में कर्मचारियों के हस्तांतरण किए जा रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर 2 वर्ष पूर्व हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 22,000 से अधिक अस्पताल पंजीकृत हैं और राज्य के 2,74,661 लोग निःशुल्क उपचार करवा चुके हैं। यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, सीएम के ऑडियो संदेश में और क्या कुछ खास है? देखिए अमित, आज के दिन को उत्तराखंड सरकार गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाती है और कोशिश ये है कि जो जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचे। इसी के लिए गुड गवर्नेंस की नीति अपनाई गई है और सरकार की कोशिश है कि जो सरकारी कामकाज है उसमें समयबद्धता, पारदर्शिता की चीज़ें हों ताकि जो सरकारी नीतियाँ हैं वो आसानी से आम जनता तक पहुँचे। इसके साथ साथ ई गवर्नमेंट की भी कोशिश की गई है। सरकार का कहना है कि करीब 32 जो विभाग हैं सीएम उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है 1905, जिसमें 35,000 से अधिक अभी तक शिकायतें आ चुकी हैं और ये दावा है कि 24 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के भीतर इन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और अभी तक 35,000 शिकायतें निस्तारित की गई हैं। तो एक कोशिश है कि अधिक से अधिक जो सरकारी कामकाज है उसको ट्रांसपेरेंसी उसमें बनाई जाए, समयबद्धता के साथ वो कामकाज हो और इसके साथ साथ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए। आज के जो कार्यक्रम है अमित, 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे किसानों को। इसके लिए ये राजधानी का पवेलियन ग्राउंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सीट लगाई गई हैं। यहाँ पर किसान आएंगे बड़ी संख्या में। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम विधायक यहाँ पर होंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी यहाँ पर मौजूद होंगे और कोशिश की जाएगी कि जो कृषि कानून है उसको लेकर किसानों के बीच जो गलतफहमियाँ पैदा हुई है, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उसको दूर किया जाए। आज उत्तराखंड के बहुत सारे किसानों के खाते में भी किसान सम्मान निधि का पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज करीब देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि डालेंगे, तो उसमें उत्तराखंड के खाते में भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनके खातों में पैसे आएंगे। अमित, उत्तराखंड में सरकार का एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर काम है, सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस को
और पूरी अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाता है जो साल भर में अच्छा कामकाज करते हैं या सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में पारदर्शिता जहां पर बरती जाती है। तो ऐसे करीब राज्य भर से 17 ऑफिसर्स को सम्मानित करने की योजना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है जो जिनके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी है, जो अच्छे से गुड गवर्नेंस के तहत काम कर रहे हैं। जी ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं दर्शकों को इसके बारे में बता दें। लोकसभा भवन के भीतर सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद किया जा रहा है। इस मौके पर एक किताब का विमोचन भी होने जा रहा है। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर बाद अटल जी के नाम पर एक किताब का विमोचन होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है आज उनकी जयंती के मौके पर। सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लोकसभा भवन के भीतर, जहां पर अटल जी की तस्वीर लगी है और उसके सामने खड़े होकर सभी विशिष्ट लोग यहाँ पर अटल जी के विचारों को याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं और उनके संदेशों का भी स्मरण किया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। इस किताब में सदन के भीतर अटल जी की तरफ से दिए गए भाषणों का संग्रह है। उनके भाषणों में किस प्रकार का तेज़ होता था, देश के विकास को लेकर उनके क्या विचार होते थे, उन तमाम बातों को इकट्ठा किया गया है। उसका संग्रह है जो इस किताब में शामिल किया गया है। सत्ता में रहते हुए या फिर विपक्ष में रहते हुए अटल जी ने सदन के भीतर जो भाषण दिए, उन्हीं तमाम भाषणों को इकट्ठा कर इस किताब को लिखा गया है, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों विमोचन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम अटल आयुष्मान को 25 दिसंबर यानी आज 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 2.25 लाख मरीजों का अब तक फ्री इलाज किया गया है और अब तक 233 करोड़ रुपए इसके तहत खर्च किए गए हैं। वहीं सरकार का टारगेट है कि राज्य के हर नागरिक का गोल्डन कार्ड बनाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे बड़ी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसी मौके पर शुरू की थी। 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई अटल आयुष्मान योजना में हर परिवार को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। बीते 2 साल में 2,25,000 लोगों के इलाज पर करीब 230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे राज्य में 40 लाख लोगों और 1.5 लाख कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। एक स्कीम में जो अब शेष हमारे नागरिक हैं उनके कार्ड बनाने की हम लोग, जैसे अभी कर्मचारियों का अभियान चला रहे हैं, उसके बाद अगला अभियान हम लोग चलाएंगे जो लोग इससे आच्छादित हैं और जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको आच्छादित करने का। दूसरा, अभी बहुत सारे चिकित्सालय हैं जो इस स्कीम से बाहर हैं, उनको स्कीम के अंदर लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अटल आयुष्मान योजना के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री को योजना की समीक्षा करनी थी, पर मुख्यमंत्री फिलहाल आइसोलेशन में है। वहीं अब तैयारी राज्य के हर निवासी का गोल्डन कार्ड बनाने की है, ताकि हर किसी को स्कीम का फायदा मिल सके। सीएम का कहना है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन की बात कही और वही सरकार का मकसद है। कोई योजना संचालित करते हैं, नई योजना संचालित करते हैं, तो हम उसकी समीक्षा भी करते हैं कि आखिर वो योजना कितनी परिणामकारी हुई है, उससे आउटकम क्या निकला है। तो ये 25 दिसंबर को
हम इन सारे विषयों पर भी हम लोग चिंतन करेंगे और अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की तैयारी स्कीम से ज्यादा लोगों और अस्पतालों को जोड़ने की है ताकि हर किसी को मुफ्त और सुरक्षित इलाज की सुविधा मिल सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अटल आयुष्मान योजना को 2 साल पूरे हो गए हैं और 2.25 लाख लोगों का अब तक इलाज इसके जरिए किया जा चुका है, जबकि कई लोग इस स्कीम में इलाज करवा भी रहे हैं। ऐसे ही अपनों का इलाज करा रहे परिवार वालों का ये कहना है कि अटल आयुष्मान स्कीम और गोल्डन कार्ड से महंगा इलाज भी आसानी से हो पा रहा है। ये दूसरी बार मैं यूज़ कर रहा हूँ आयुष्मान कार्ड। इससे पहले 2 महीने पहले भी मैंने यूज़ किया था और फ़ायदा तो इससे मुझे बहुत अच्छा है। फ़ायदा ही फ़ायदा इससे। तो अगर मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं अपनी दादी को नहीं बचा पाता। मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और शल्ले पड़े हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे। आयुष्मान कार्ड हमने लगवाया है तो इससे 2 लाख का खर्चा आया है। फादर स्टोन का काम करते हैं। गवर्नमेंट जिनके साथ हॉस्पिटल के साथ कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बट लेकिन ये है कि गरीब आदमी को पहले आने के बाद पता नहीं चलता कि मतलब आयुष्मान कार्ड को प्रोसीजर क्या है, कौन सी बीमारी पर लगना है। वो चीज़ें डिटेलमेंट लगनी चाहिए और एक काउंटर खुलना चाहिए कि जो इससे एडवाइज करे। किसी गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी आते हैं गांव से, उनको पता नहीं होता है कि मतलब कि कहाँ पे हमने कहाँ यूज़ करना है, आयुष्मान कार्ड के साथ क्या लाना है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आयुष्मान कार्ड हमेशा चलना चाहिए। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ 2021 के स्वरूप को लेकर संतों की बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे अखाड़ा परिषद की बैठक होने वाली है। नया उदासीन अखाड़ा से भी संत जुटेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। ये बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। कुंभ 2021 के स्वरूप को लेकर संतों ने आज ये बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासीन अखाड़े में बुलाई गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की जाएगी कि कुंभ 2021 में संतों के लिए जमीन का आवंटन कैसे किया जाए, अब तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे संत समाज कितना संतुष्ट है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा की जानी है। कुल मिलाकर कुंभ 2021 के स्वरूप पर आज अखाड़ा परिषद की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर आस्था पथ घाट निर्माण और गंगा की जलधारा को घाट की सीढ़ियों तक लाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन संत समाज और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि काम और तेजी से किया जाए, जिससे जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। उनका यह भी कहना है कि काम जल्द होने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरा कुंभ प्रशासन से निवेदन है कि जितने भी रुके हुए कार्य जल्दी से जल्दी इनको पूर्ण करें और प्रशासन भी, सरकार भी इसमें ध्यान दे और रुके हुए कार्यों को जितना जल्दी अधिक हो सके इसको पूर्ण करने की कृपा करें। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बढ़ती ठंड के बाद यहां पर पुनर्निर्माण का कार्य इस समय बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिसकर्मी भी केदारनाथ धाम से नीचे आ गए हैं। केदारनाथ धाम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को अब भीमबली में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां से पुलिसकर्मी केदारनाथ जाने वाले हर शख्स की निगरानी करेंगे। वहीं धाम में अब गरुड़ चट्टी आश्रम और एक और आश्रम में चुनिंदा बाबा बचे हुए हैं, जो पूरी ठंड के मौसम में भी धाम में रहते हैं। अल्मोड़ा उदय शंकर नाट्य संस्थान में खोज और बचाव तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पुलिस, एसडीआरएफ, पीआरडी और होमगार्ड के जवान मौजूद थे। आपदा के बाद जवानों को खोज और बचाव तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के एक्सपर्ट्स भी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। डीएम ने कहा कि आपदा के बाद बचाव के लिए टीम को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। वो सर्च एंड रेस्क्यू पे पूरा फोकस करते हुए आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए। इसमें हमारी कोर टीम को कैसे आपदा प्रबंधन में क्या इनको दिक्कतें आती हैं, कैसे इनको रैपलिंग करनी होती है, कई इनको फील्ड का भी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया और फिल्म्स भी दिखाई गई। तो ये कोशिश ये की जाती है कि उत्तराखंड प्रबंधन हमारी जो अकादमी है उसके माध्यम से हम इन कोर्सेज को पूरे प्रोफेशनल तरीके से दे सकें। और रामनगर में बीजेपी के नेता मदन जोशी के चचेरे भाई का शव कंचनपुर छोई में एक घर के पास से मिला है। बताया जा रहा है कि इंद्र बीती रात घर के पास बने एक ढाबे पर किसी बर्थडे पार्टी में गया था। उसके बाद वहां से घर नहीं लौटा। सुबह उसका शव घर के पास से बरामद किया गया। परिजनों ने इंद्र जोशी की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है।
व्यक्ति का नाम इंदर जोशी है, जिसकी मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई, इस संबंध में पुलिस जो है प्रारंभिक पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभी तक ये प्रकाश में आया कि यहाँ पर इन लोगों की एक पार्टी रात में थी, जिसमें ये व इसके मृतक व उसके मित्र गण उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके पश्चात ये व्यक्ति अपने घर नहीं गया, यहीं पर रुक गया था, सो गया था। और एक बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां पर देवी रोड पर एक मकान में घुसकर 5 बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोटद्वार से, जहां पर घर में घुसकर लूटपाट की गई है। सुबह 7 बजे बंदूक के बल पर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। 5 बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की है। थी अपने कमरे में, मम्मी चाय बनाने जा रही थी तो उन्होंने मम्मी को मतलब अपना बैग यहाँ पर रख के मम्मी को मुंह बांधा, फिर दादी को बांधा। 3 लोग नीचे थे, 2 मुझे ऊपर लेने आए, फिर वो मुझे नीचे लाके उन्होंने यहाँ छोड़ के मुझे हाथ बांध दिया, मैंने टेप से मुंह बांध दिया। और उसके बाद वो मम्मी को लेके उस कमरे में लेके चले गए और मम्मी को उन्होंने बोला कि पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इसमें इन लोगों को 3 लोगों को बता रहे हैं कि इनके मुँह पे टेप लगाया गया था और घर में जो सामान है उनको लेकर के ले गए हैं। और जो उनकी कद काठी उसका हम लोगों ने नोट कर लिया, उसके लिए जांच कराई जा रही है। साथ ही जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको तलाश किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नए साल पर नए आगाज के साथ जियो स्टूडियोज सिनेमा के दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आ रहा है। इस फिल्म में दर्शकों को मेलोडी, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का मिलने वाला है। जियो स्टूडियोज ने हिंदी सिनेमा के सभी दर्शकों को अपनी नई फिल्म का न्योता भेजा है। नए साल पर जश्न की पार्टी के साथ साल 2021 के पहले दिन देश के सभी सिनेमा घरों में होने जा रही बेहतरीन फिल्म के रिलीज का है। जियो स्टूडियोज देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोरोना महामारी के बीच अपनी किसी फिल्म को देश के सिनेमा घरों में रिलीज करने का फैसला किया है। और इस फिल्म का नाम है राम प्रसाद की 13वीं। रात का खाना खाया अच्छा भला, पियानो अच्छा भला सुना, फिर हम रसोई में चले गए, वो तो पियानो पे ही गिर पड़े। हम तो सबसे पहले आए थे। हाँ, 5-7 मिनट पहले। सीमा पाहवा की फिल्म राम प्रसाद की 13वीं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, कोंकणा सेन शर्मा, विनय पाठक जैसे शानदार एक्टर्स हैं। लाइए ये हम लेके जाते। अम्मा जी, सब ये ना पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? 13वीं तो 13 दिन होंगी ना। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं घूमने गए, कभी-कभी ऐसा लगता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि राम प्रसाद यानी कि नसीरुद्दीन शाह का निधन हो जाता है, जिसके बाद उनका पूरा परिवार घर आता है। राम प्रसाद की 13वीं तक परिवार साथ रहता है, लेकिन इस बीच घर में खूब हंगामा होता रहता है। घर पर आए परिवार के सदस्यों को राम प्रसाद के निधन से दुख नहीं होता, सब अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। वहीं सुप्रिया पाठक, जो कि फिल्म में राम प्रसाद की पत्नी के रोल में है, वो अपने परिवार के लोगों की हरकतों को देखकर काफी दुखी होती हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों के बीच ये भी बातचीत होती है कि नए साल पर कैसे राम प्रसाद की 13वीं करें। वो कहते हैं कि नए साल पर लोग जश्न मनाएंगे या मातम। सीमा ने फिल्म को डायरेक्ट करने पर कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म 1 जनवरी 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं घूमने गए, कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई शादी ब्याह जश्न। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।